और मार्केट को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ समय में मार्केट हम लोगों के सामने ऐसी पहेली रखता है कि उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो हमने सोचा कि इस वाले एपिसोड में बात की जाए नीलेश सर से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोटक एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ नीलेश शाह की। नीलेश सर का दशकों का अनुभव है और कहा जाता है मार्केट में कि ज्ञान बहुत बार काम नहीं आता, अनुभव काम आता है, क्योंकि अनुभव ने उस ज्ञान को पार किया होता है। तो ऐसे अनुभवी व्यक्ति के साथ आज मार्केट को समझते हैं, बहुत सारी पहेलियां जो आपके दिमाग में चल रही होंगी उनको सुलझाने की आज कोशिश करते हैं। नीलेश सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश मार्केट मेंटर्स में। और जैसा कि हमने कहा कि आपका अनुभव का इतना बड़ा भंडार है तो हमारे दर्शक उसका फायदा उठाएं। तो पहले तो मैं एकदम हमारे दर्शकों को समझाइए कि इस वक्त दुनिया में चल क्या रहा मार्केट के लिहाज से। इस वक्त दुनिया एक ऐसे मुकाम पे है जहां पे दो रास्ते बन रहे हैं। एक रास्ता इकोनॉमी और मार्केट के लिए काफी हानिजनक हो सकता है और एक रास्ता काफी अच्छा हो सकता है। जो पहला हानिजनक रास्ता है वो ये है कि रशिया यूक्रेन में लड़ाई चलती रहे, रशिया एस्केलेट कर दे न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करके, और फिर पूरी विश्व में आशंका होगी तीसरे महायुद्ध की। ऐसे में ऑयल ऊपर चला जाएगा। दूसरा है कि यूएस फेड है, वो ब्याज की दरें बढ़ा रहा है और यूएस में इस वक्त एम्प्लॉयमेंट इतनी लाइफ टाइम हाई लेवल पे है कि फेड को शायद रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़े कंपेयर टू मार्केट्स एक्सपेक्टेशन। इसमें दुनिया भर से पैसा यूएस में जाएगा, यूएस इक्विटी में करेक्शन आएगा, मार्केट के लिए अगेन हानिजनक है। जो रास्ता पॉजिटिव है मार्केट के लिए, अमेरिका, ईरान और वेनेजुएला से जो सैंक्शन लगी है वो लिफ्ट कर दे, उनका ऑयल बाजार में आने लगे। रशिया भी ऑयल की जो कार्टेल उनकी ओपेक के साथ है वो छोड़ दे और ऑयल के दाम $50-60 के आसपास आ जाए। यूएस फेड जो आज रेट बढ़ा रही है, वहां पे एक चीज जो समझने लायक है कि 30 साल की सिक्योरिटीज की यील्ड 3 साल की सिक्योरिटीज से कम है। जनरली जब कर्व इन्वर्जन होता है तो रिसेशन आ जाता है, ऐसा कहते हैं। अब रिसेशन आएगा तो यूएस फेड की रेट 1% हो जाएगी। लिक्विडिटी निकाल रहे हैं वो डालनी चालू कर देंगे, उस माहौल में मार्केट तेज हो जाएगा। सो ये एक ऐसा अनसर्टेन समय है जहां पे एक रास्ता मार्केट को नीचे ले जाता है, दूसरा रास्ता मार्केट को ऊपर ले जाता है, और हम विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि कौन सा रास्ता बनेगा। यही तो दुविधा सबसे बड़ी है। तो जो आपने दो चीज रखी है, एक बड़ा हानिकारक रास्ता और एक अच्छा रास्ता है। अब इसको हम अगर वे करने की कोशिश करें, जैसे आपने कहा कि बड़ा मुश्किल है इसको अंदाजा लगाना, लेकिन आपके अनुभव के हिसाब से कौन सा रास्ता आपको ज्यादा प्रैग्मेटिक को ज्यादा संभव लगता है कि ये वाला हो सकता है? नीरज भाई, जब पिच सुबह की हो, ग्रीन हो, नया बॉल हो तो विकेट बचा लो। विकेट बच गई तो धीरे धीरे बॉल की जो चमक है वो कम हो जाएगी, सूरज आ जाएगा तो औंस चली जाएगी, फिर रन बनाएंगे। आप हमेशा से तो वीरेंद्र सहवाग की तरह पहले बॉल से बैटिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इस समय मतलब सेफ रहना, इस समय विकेट बचा लो, जब विकेट अच्छी हो जाएगी तब रन बनाएंगे। जब विकेट अच्छी हो जाएगी तब रन बनाएंगे, कोट एंड कोट है, इसको समझिएगा। सर, अब इस दोनों परिस्थितियों में इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी अपने आप को कैसे इस वक्त प्लेस कर रही है? इस वक्त जो नियर टर्म आउटलुक है इकोनॉमी का, उसके ऊपर कुछ जो शंका है। हमारी कुंडली में राहु और केतु ऑयल प्राइस है। जब ऑयल के दाम बढ़ते हैं हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ती है। हम तकरीबन 4.8 मिलियन बैरल ऑयल प्रतिदिन इंपोर्ट करते हैं। अब ऑयल के दाम 10% बढ़े तो इन्फ्लेशन 40 बेसिस पॉइंट बढ़ जाती है, करंट अकाउंट डेफिसिट 30 बेसिस पॉइंट वाइडन हो जाती है और जीडीपी ग्रोथ 20 बेसिस पॉइंट कम आती है। तो इन द नियर टर्म हमें ये राहु काल पास करना है। हायर ऑयल की वजह से हमारी इकोनॉमी पे कुछ एडवर्स इफेक्ट हो सकती है, बट कंपेयर टू 2014 जब ऑयल के दाम $100 के ऊपर थे और हमारी हालत काफी खस्ता हो गई थी, उसके सामने आज की तारीख में हम इस पेन को, इस राहु काल को पसार करने के लिए सक्षम है। बहुत लंबा चलेगा क्या राहु काल, या
जल्दी निकल जाएगा। ये सब वो कुछ घंटे का होता है राहु काल दिन में एक बार तो ये सब पुतिन बाबा के ऊपर है और बाइडेन बाबा के ऊपर है। अगर ऑयल की सप्लाई आ जाती है ईरान से, वेनेजुएला से या रशिया या सऊदी से, तो अपना राहु काल जल्द खत्म हो जाएगा। अगर ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली राहु कालम लंबा चलेगा। बट एक बात तय है, ऑयल, मेटल, फूड ग्रेन ये सब कमोडिटी है, उसके दाम ऊपर जाते हैं तो नीचे भी आ जाते हैं। अच्छा, क्या इसीलिए एफआईए बड़े नाराज हैं? पिछले एक साल से रोज बेचते रहते हैं। नहीं नीरज भाई, अगर आप देखिए तो 2014 से 2022 के बीच में भारत के स्टॉक मार्केट ने जितना रिटर्न दिया है उतना रिटर्न चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रशिया के स्टॉक मार्केट ने मिलके नहीं दिया है। अब आप देखिए, अब एफपीआई की इन्वेस्टमेंट कमेटी में बैठे हैं, ऑयल के दाम बढ़ने से किस देश को मैक्सिमम नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? सर भारत। अगर यूएस फेड ब्याज बढ़ा रही है तो इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लो होगा। कौन सी इमर्जिंग मार्केट से हम पैसा निकाल सकते हैं? सर बाकी सब देश में नुकसान है, खाली भारत अकेला है जहां पे पैसा है, जहां पे माल बेच सकते हैं वहां पे रिटेल इन्वेस्टर ले रहे हैं। तो सारी एफपीआई हमारे वहां से इसलिए रिडीम कर रही है बिकॉज हमने गांव के सामने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि उनके पोर्टफोलियो में हम ही एक है जिसको वो बेच सकते हैं। लौटेंगे लेकिन जल्दी है। मार्च अप्रैल 20 में जो बेचे थे, नवंबर दिसंबर में खरीदने के लिए आ गए थे। अक्टूबर 21 से लेकर मार्च 22 तक बेच रहे हैं। उम्मीद है कि अगर हम अपने 3 G को संभाल लें, ग्रोथ, गवर्नेंस एंड ग्रीन। गवर्नेंस के मामले में हमने चाइना, ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका को बहुत पीछे छोड़ दिया है। ग्रीन के मामले में भी हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। ग्रोथ में आज ऑयल की वजह से राहु कालम है, लेकिन आज नहीं तो कल वो खत्म हो जाएगा और वापस ग्रोथ आ जाएगी। तो जो बेच के गए वो वापस लेने के लिए आ जाएंगे ऐसा लगता है, अगर हमारे 3G ग्रोथ, गवर्नेंस एंड ग्रीन चलते रहे। ग्रोथ, गवर्नेंस एंड ग्रीन, 3G, ये बढ़िया है। हम लोग 5G तक पहुंचेंगे धीरे धीरे। एक सवाल और ग्लोबल का ले लेते हैं, उसके बाद फिर अपने भारत पे लौटते हैं। ये जो कमोडिटी साइकिल सप्लाई की वजह से, युद्ध की वजह से टर्न हो गया है 200%, 300%, मतलब कोई ऐसी कमोडिटी नहीं जो ना बढ़ी, जो एग्री हो या नॉन मेटल, मेटल सब बढ़ गई है। क्या ये साइकिल, जैसे लोग कहते हैं कि बहुत लंबा चल जाता है कई बार, ऐसी आशंका भी है क्या? सो नीरज भाई, एक बड़ी फैमिली है, उसमें 3 बच्चे हैं, फूड, मेटल और क्रूड। वो 2019 से 2022 के बीच में जो ग्लोबल जीडीपी बढ़ी वो 7.5 ट्रिलियन बढ़ी है। ये 3 बच्चों ने 55% वो जीडीपी के खा गए। ओवरऑल फैमिली में उन 3 बच्चों की कंट्रीब्यूशन 12% है। क्या ये 12% बच्चे या फूड, मेटल एंड क्रूड के 55% रिसोर्सेस फैमिली के ले सकते हैं? आंसर, आज नहीं तो कल वो नहीं होगा। डिमांड डिस्ट्रक्शन आएगा। बाकी के 88% लोग भी तो कुछ मांगेंगे। तो हमें लगता है कि क्रूड, मेटल में डिमांड डिस्ट्रक्शन आएगा और फूड में सप्लाई बढ़ने की वजह से वापस वहां पे दाम कम होंगे। ये जो 12% आइटम 55% डिमांड कर रहे हैं वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। राइट सर, अब भारत की बात। अपने यहाँ ऐसे इतनी सारी हम लोग बातें, कई बहुत सारी चिंताएं की, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस नीचे नहीं, मार्केट नीचे नहीं आने को तैयार है। एक दिन जाता फिर अगले दिन उतना ही तेजी से बाउंस करता है। तो एक ये मुझे बताइए। दूसरा, अब अगर इंडियन मार्केट में किसी को अपनी पोजीशन बनानी है, अपने पोर्टफोलियो को सुधारना है, तो बहुत सारे आपके सेक्टर्स हैं, बहुत सारी थीम्स हैं, कैसे अपने आप को पोजीशन करें इंडियन में? सो एक कहावत है कि यू डोंट बेट अगेंस्ट यूएस। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में एक चीज हमने 30 साल से देखी है, यू डोंट बेट अगेंस्ट इंडिया। सो इंडिया ग्रोथ स्टोरी, रुकावट आती रहती है, जैसे आज ऑयल की वजह से प्रॉब्लम है, बट ग्रोथ स्टोरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चलती रहती है। सो बी लॉन्ग इंडिया, नेवर बी अगेंस्ट इंडिया। सेकंड चीज हमने देखा है पिछले 30 सालों में, यू हैव टू बाई गुड कंपनीज, रन बाय गुड मैनेजर्स एट गुड प्राइसेस। बोलना एकदम आसान है, करने में जान निकल जाती है। बट एक बार आपका माइंडसेट बन गया है कि अच्छी बिजनेसेस जिसके रिटर्न ऑन इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आगे हैं, अच्छे मैनेजर जो आपके लिए काम करे, आपके साथ चीटिंग नहीं करे और अच्छे दाम पे आप खरीद ले,
तो रुकावट के बाद वो आपको रिटर्न हमेशा दे देता है। सो डोंट बेट अगेंस्ट इंडिया, अच्छी कंपनी में निवेश करके समय दीजिए, ये आपके लिए रिटर्न बना ही देंगे। तो थोड़ा और जीरो डाउन करें तो सेक्टर्स भी रडार पे होंगे। अच्छा, कई बार बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ ऐसे डिसीजन लेती है जिसमें समझ में नहीं आता है उन्होंने क्यों किया, तो उनको हटा के भी अगर हम देखें तो कोई सेक्टोरली थीम आपको डेवलप होती हुई इस वक्त लगता है कि मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। हमें लगता है नीरज भाई इस वक्त जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें निवेश करना चाहिए। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, 2014 में भारत विश्व का 12th लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर था। 8 से 10 बिलियन डॉलर सालाना इंपोर्ट करते थे। 3 फैक्ट्री मिला के 22 से 23 हजार करोड़ के प्रोडक्शन वैल्यू करती थी। हमने बहुत सारे कदम उठाए। 2022 में 200 से ज्यादा फैक्ट्री है। हम दुनिया के 2nd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गए चाइना के पीछे। हम यूएस, कोरिया और वियतनाम से ज्यादा मोबाइल फोन बना रहे हैं। 5 बिलियन डॉलर का मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन वैल्यू 2,20,000 करोड़ के आसपास हो गई। ये जो मोबाइल फोन में हुआ मैन्युफैक्चरिंग में, वही एपीआईज में होगा, टेक्निकल फाइबर्स में होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में होगा, ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स में होगा। किसी में जल्दी होगा, किसी में थोड़ी देर से होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है। सर बहुत ज्यादा कैपेक्स तो कर नहीं रहे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा तो कर नहीं रहे। सर एक है कि आज यूटिलाइजेशन कम है तो कैपेक्स क्यों करें। दूसरा है कि फ्यूचर को देख के कैपेक्स हो रहा है। तो कुछ क्षेत्र में कैपेक्स चालू है, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कैपेक्स चालू है, शुगर स्टील में चालू है, एपीआईज एंड बल्क ट्रक्स में चालू है, रिन्यूएबल एनर्जी में चालू है। अब कुछ क्षेत्र में कैपेक्स आज की तारीख में नहीं है, पर जैसे जैसे ये राहु काल खत्म होगा, डिमांड बढ़ेगी, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे कैपेक्स भी आ जाएगा। दूसरा सेक्टर जो हमें अच्छा लगता है वो फार्मा सेक्टर है। फार्मा में चाइना ने दुनिया को वुहान वायरस भेजा, हमने लोगों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टेबलेट और कोविशील्ड वैक्सीन दी। ये जो हमारी दूसरों ने दर्द दिया, हमने दवाई दी, वो लोगों को याद रहेगा। अब इंडियन फार्मा प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेबिलिटी तो पहले से ही बनी हुई है, बट अब जो रेगुलेटर थे कि कभी हमारी फैक्ट्री के ऊपर बंद कर देते थे, कभी प्रोडक्ट अप्रूवल नहीं देते थे, वो शायद पॉजिटिवली चेंज हो जाएगा। वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो चुकी है और जो पिछले 1-1.5-2 साल में आपने ANDAs फाइल किए हैं, उनकी अप्रूवल आना चालू हो जाएगा। ये सारी चीजों को मिला के लगता है कि फार्मा सेक्टर अब यहाँ से आउट परफॉर्म करना चाहिए। सर फार्मा सेक्टर बहुत बड़ा है।